सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स का यूनिट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, संकल्पनाएं कह लीजिए, अवधारणाएं कह लीजिए, इसको पढ़ेंगे। साथ में हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि एक जब रिसर्च पेपर हम लिखते हैं तो रिसर्च प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट करते वक्त या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग किस टाइप से होती है, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज वीडियो इज फॉर द वेब सोल रेगुलर के 7th सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है यानी पॉलिटिकल साइंस का जो फील्ड है, इसमें जितने भी स्रोत की संकल्पना है, अनुसंधान कह लीजिए, स्रोत कह लीजिए, वैसे अनुसंधान का मतलब होता है खोज पड़ताल करना और स्रोत का मतलब होता है रिसर्च। बेसिकली आपको रिसर्च का मतलब तो पता ही होगा। रिसर्च हमेशा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, री एंड सर्च। री का मतलब होता है दोबारा से और सर्च का मतलब होता है कुछ खोजना, यानी कुछ ऐसा खोजना, ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज खोजना जो पहले नहीं हो और वो हमारे नॉलेज ऑफ ब्रांच में ऐड हो। ठीक है, तो उसे रिसर्च कहते हैं। और रिसर्च हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे वो हम मानवीय रूप से कर रहे हैं, सामाजिक वैज्ञानिक रूप से कर रहे हैं या फिर राजनीतिक विज्ञान की समीक्षा करते हैं। तो पहला तो हमारा पॉइंट ये रहता है कि हम अपनी फील्ड के अंतर्गत जिस भी क्षेत्र में हमें रिसर्च करना है, ठीक है, सपोज कीजिए आप पॉलिटिकल के फील्ड से हैं, हिस्ट्री के फील्ड से हैं, तो उस फील्ड में आपको जो भी टॉपिक पे रिसर्च करना है तो उस फील्ड के रिगार्डिंग जो भी कमी है, खूबी है, या उससे पहले कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, या जिन भी राइटर ने वो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है उन्होंने कोई बुक पब्लिश की है, तो वो सारी चीज़ें आप नॉलेज को क्रिएट करेंगे, इकट्ठा करेंगे एंड देन आप इसको रिव्यू करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उसमें क्या कमी है, क्या खूबी है, ये सारी चीज़ें पता लगाएंगे। और आप कैसे अपने रिसर्च के थ्रू, अपने द्वारा, आपकी स्टडी के थ्रू कैसे योगदान दे सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम रिसर्च के स्थान पे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एक राजनीतिक अभियानों की बात की जाए, यानी जो भी सोशल मूवमेंट चलते हैं, सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट चलते हैं, उसमें मीडिया का प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपकी समीक्षा में आप पढ़ेंगे कि दल का प्रभाव कैसा है, दावे कैसे हैं, ठीक है, मतदाताओं का व्यवहार कैसा है जब वो पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने जाते हैं, डिजिटल राजनीति किस प्रकार से वर्क करती है, ठीक है। और इस मौजूदा अध्ययनों का अवलोकन करने के बाद जो है आप ये समझने में मदद मिलेगी कि आपका काम कहाँ उपयुक्त है, यानी कि आप ऐसे नॉलेज को, ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं जिसको पहले किसी ने किया नहीं, ठीक है। और यहाँ एक नई राह खोलने का कार्य भी करती है हमारी रिसर्च जब हम साहित्यिक समीक्षा करते हैं। साहित्यिक समीक्षा में जो होता है, नेक्स्ट आता है आपका सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करना। एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांतिक रूप हमारे पास आ जाता है, उसके हिसाब से हम कार्य करने स्टार्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि आपको इसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करना है, इस सिद्धांत का अकॉर्डिंग आप अपने कार्य करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कल्पना कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप अपना घर बना रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार एक साहित्यिक समीक्षा आपके घर बनाने का एक खाका है, ठीक है। आपको कैसे बनाना है, क्या चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, कौन सा बेडरूम कहाँ बनेगा, ये सारी चीज़ें एक साहित्यिक समीक्षा में की जाती है। मौजूदा स्रोत समीक्षा यानी कि जो भी आपने किया है, ठीक है, रिसर्च, उस स्रोत की क्रिटिसिज्म करने के बाद, अवलोकन करने के बाद, उसको सर्च करने के बाद उन सिद्धांतों को समझ पाते हैं कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप घर समझ पाते हो कि घर बन विकल्पों की जानकारी पद्धतिगत, जैसे नाम से चल रहा है, तो इसमें हम स्टेप वाइज चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे स्रोत की ऐसी विधियों का उपकरण है, ठीक है, जिसमें साहित्यिक समीक्षा को दिखाती है, आपको दिखाती है कि दूसरों ने इस पद्धति या इस उपकरण का या इस टूल का किस तरह से यूज़ किया, कैसे उन्होंने प्रयोग किया। और यदि आप वैलिड प्रूफ देते हैं डेटास बेस पर, ठीक है, तो पिछले अध्ययनों द्वारा समय यानी डेटास के ऊपर भी होता है, मात्रात्मक, गुणात्मक, जिसमें हमने मात्रात्मक के बारे में डिस्कस करते हैं, इन आंकड़ों को एकत्रित करते, विश्लेषित करते, पद्धतिगत दृष्टिकोण को दिशा देती और ये सुनिश्चित कर सकता है कि ये एक पहिए का पुनर्निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि एक विकसित विधि की स्थापना कर रही है या एक विकसित विधि पे आधारित है, जिसमें हम चीज़ों को पहले इकट्ठा करते हैं, डेटा को सर्वे के थ्रू इकट्ठा किया, देन डेटा जो भी हमारे पास इकट्ठे हुए उनके एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस बात करते हैं कि हाँ भाई, पिछले टाइम ये हुआ था तो इस टाइम पे ये चीज़ की संभावना ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल चुनाव के दौरान हमें कोई बात पता करने की, इस बार कितने वोट पड़ेंगे, किस पार्टी को कितने वोट जाएंगे, उनकी नीतियों को ध्यान देंगे, उनसे जनता कितनी खुश है, कितना खुश है, वो सारी चीज़ें एक बार एनालाइज करने के बाद हमारे माइंड में आएगा कि हाँ भाई, ये चीज़ें इस हिसाब से फ्रेम हो रही है, तो इस बार इस पार्टी को इतने वोट मिल सकते हैं, तो इस बार सत्ता में ये पार्टी आएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, तो वो एक पद्धतिगत है। अब नेक्स्ट आता है जब भी हम साहित्य समीक्षा करते हैं कि उसकी प्रक्रिया क्या होती है। साहित्य समीक्षा आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रमुख स्रोतों की पहचान करना, ठीक है, जैसे कि आपको आधारभूत कार्यों के विकल्प, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जिस क्षेत्र में भी हैं, ठीक है, आप उस क्षेत्र में जो मूल स्रोत पत्र हैं, उसके प्रमुख लेखक हैं, उनकी रचना आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और संश्लेषण संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सारांश, प्रत्येक अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष लिखें, ठीक है।
जो भी आपने अध्ययन किया उसका निष्कर्ष लिखें। मूल्यांकन करें कि कार्यप्रणाली किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग की, कौन सा सैद्धांतिक दृष्टिकोण उन्होंने यूज़ किया, अपने लेखन कार्य में योगदान क्या रहा और निष्कर्ष क्या निकला, और वो कितना कारगर था, कितना नहीं था, क्या कमी रह गई, क्यों नहीं रहा, ये सारी चीज़ों का एक अवलोकन मूल्यांकन किया जाता है। पहचान करें कि उन क्षेत्रों की तलाश करें जहाँ संसाधनों की कमी है या जहाँ कमियाँ हैं, और उन क्षेत्रों में संभवतः अवसर को ढूंढे और उसकी जानकारी प्राप्त करके उस क्षेत्र में आप किस हिसाब से अपने रिसर्च के थ्रू उसमें क्या कहते हैं सुधार ला सकते हैं, वो अपने रिसर्च में बताइए कि ये मेथड्स यूज़ करके हम कर सकते हैं। उचित रूप से उद्धृत करना, तो हम जब भी अपने रिसर्च में लिखते हैं तो हमें उसको मेंशन करना होता है, उसे श्रेय देना होता है, रेफरेंस देना होता है, क्रेडिट देना होता है, इंग्लिश में बोले थे, ताकि हम साहित्यिक चोरी से बच सकें। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, साहित्यिक चोरी किसी का लेख आप चुरा के अपने नाम पे प्रकट करते हैं। कि स्रोत समस्या निरूपण, निरूपण यानी कि कैसे हम रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसको फ्रेम कैसे किया जाएगा, क्योंकि बेसिकली जितना स्पष्ट, जितना केंद्रित हमारा रिसर्च क्वेश्चन होगा, रिसर्च प्रॉब्लम होगी, उतना ही ज़्यादा महत्व हम अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। ठीक है, आपके स्रोत समस्या प्राप्त रूप से विशिष्ट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, लेकिन एक विशिष्ट होनी चाहिए जिसका इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण होने के लिए, ठीक है, पर्याप्त रूप से व्यापक भी हो। लोकतंत्र का अध्ययन करने की बजाय आप संघर्ष पश्चात समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, युवा की भूमिका किससे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, इस पे ज़्यादा अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, जिससे लोगों का ध्यान अट्रैक्ट हो, आपका इम्पैक्ट भी पड़े आपके रिसर्च पे। ठीक है, दूसरा आता है महत्वपूर्ण। अब बेसिकली महत्वपूर्ण समस्या, कोई भी ऐसी समस्या जिससे समाज पे इम्पैक्ट अच्छा पड़े, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो, तो वो ज़्यादा क्लियर हो। ये किसी भी अनसुलझे मुद्दे से संबंधित हो सकता है। ठीक है, या राजनीतिक विज्ञान में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन में राजनीतिक स्थिरता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, या ठीक है, इसका पता लगाने के लिए कौन सी नीतिगत और एकेडमिक चर्चाओं को सूचित कर सकते हैं। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो भी टॉपिक है या हमारा जो भी रिसर्च का प्रॉब्लम है, वो इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ व्यापक भी होना चाहिए। ऐसा जो कि एक अनसुलझे मुद्दे पर, या ऐसा मुद्दा जिस पर कभी किसी ने ध्यान ना दिया हो, लेकिन वो है इम्पॉर्टेंट, उसका ध्यान जाना चाहिए सबके सब, ऐसा मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आपके पास होनी चाहिए रिसर्च के में, ताकि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत नई दृष्टि प्रदान की जा सके कि हाँ, ये दृष्टिकोण भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 70s 80s की बात करूँ, 17 18 की, 17वीं 18वीं शताब्दी कहते हैं, तो वहाँ पे मानव अधिकार पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, लेकिन महिलाओं के अधिकार, दासों के अधिकार, उनके बारे में डिस्कस ही नहीं किया जाता। एट द एंड बाद में धीरे धीरे फेमिनिज्म आया, उन्होंने फिर महिलाओं के अधिकार, फिर धीरे धीरे इस प्रकार से अधिकारों के बारे में डिस्कस किया, है ना। नए नए स्कॉलर्स आए, उन्होंने देखा कि यार यहाँ इनके बारे में तो बात की जा नहीं रही, इनको नागरिक भी नहीं कहा जा रहा देश का, वोटिंग राइट तो दूर, पॉलिटिक्स की राइट तो छोड़ो, इनको समाज की भी राइट्स नहीं है, यानी सोशल राइट्स भी इनके पास ढंग से नहीं है। तो उन्होंने उस मुद्दे पर अपना रिसर्च वर्क किया, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आज हम सबके पास एक अच्छा खासा, हम सब सोसाइटी में डिग्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम के साथ रह रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ है कि जब भी आप रिसर्च के लिए प्रॉब्लम्स पिक करें, तो ऐसा प्रॉब्लम पिक करें जो इम्पॉर्टेंट तो हो, लेकिन व्यापक भी हो, महत्वपूर्ण भी हो। अब शोध समस्या तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरण होते हैं। ठीक है, जिससे हम एक शोध समस्या यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तैयार करते हैं, रेडी करते हैं। अवलोकन करना, यानी कि आप जिस भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र से संबंधित जितने भी रिसर्च पेपर्स निकले हैं उनको पढ़ो। ठीक है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, और राजनीतिक दुनिया का अवलोकन करने की पूछना शुरू करो। ऐसा प्रश्न पूछो, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या होगा, अंतर्निहित कारक कौन कौन से हैं जिसकी वजह से आज ये कंडीशन बनी हुई है ना। ऐसे प्रश्न क्रिएट करो, पूछो, परिशोधन करो। इन गहन अवलोकनों से अपने फोकस परिशोध पर, यानी कि क्या आपको फोकसली आपका जो भी थीम है, फॉर एग्जाम्पल किसी का पर्यावरण है तो पर्यावरण के पर ध्यान देते हुए उस पर बात करो, और उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर उसका पढ़ना शुरू करो। जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार है, पर्यावरण संबंधी है, सामान्य रुचि से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और इसी परिशोध तक करते हुए शहरी भारत में शहरी संस्थान, राजनीतिक भ्रष्टाचार, जनता के विश्वास को कैसे प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें जैसे विषयों को आप अपने रिसर्च के एक टॉपिक के रिगार्डिंग खड़ा कर सकते हो, और इसको ध्यान में रखते हुए एक रिसर्च की प्रॉब्लम क्रिएट करो, यानी कि मेक करो, है ना। नेक्स्ट आता है कि हम जब भी रिसर्च बनाते हैं, रिसर्च में क्वेश्चन कैसे रेडी होते हैं, है ना। तो एक रिसर्च का क्वेश्चन, बेस्ट रिसर्च का क्वेश्चन वही क्वेश्चन माना जाता है जिसमें स्पष्ट हो, केंद्रीय हो, और उत्तरदायित्व हो, और वर्णनात्मक के साथ व्याख्यात हो।
स्पष्ट क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन जितना क्लियर होगा, जितना ज़्यादा सरल होगा, उतना ज़्यादा आपको रिसर्च सुलभ यानी ईज़िली आप रिसर्च कर सकते हैं और अपना एक फ़ोकस बना सकते हैं ना। अगर आपका रिसर्च का टॉपिक ही नहीं क्लियर है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का करियर, किसी ने सोचा मुझे भाई डॉक्टर बनना है, कोई सोच रहा है भाई मैं टीचर भी बन जाती हूँ, ये बन जाती हूँ। तो अब जब तक आपको अब ये नहीं पता होगा कि आपको बनना क्या है, तो आप उस बेसिक मेन फील्ड में कैसे अच्छा करेंगे, है ना? आप ये सोचो मैं तो ऑलराउंडर बन जाती हूँ, बहुत टफ है, बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यही है कि आप कैसे बनोगे, है ना? आपको पहले तो एक फील्ड में अच्छा बनना चाहिए ना, देन आप दूसरी फील्ड में जंप करो, देन तीसरी, ऐसे ही चौथी, ऐसे करते करते पर आप पहले एक फील्ड में तो फिक्स करो अपने आप को, एक जगह पैर जमाओगे तभी तो अच्छे से बढ़ोगे, है ना? इसलिए आपका माइंड में पहले तो क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ पे रिसर्च करनी है और मेरा रिसर्च का टॉपिक क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा रिसर्च का टॉपिक है समाज में महिलाओं की स्थिति 21वीं शताब्दी में किस प्रकार से, तो आपने वो बना लिया। या 21वीं शताब्दी में पर्यावरण जलवायु परिवर्तन या कुछ भी ऐसा टॉपिक, ठीक है, उठा लिया, उसके रिगार्डिंग आपने करना स्टार्ट किया रिसर्च। अब उत्तरदायित्व क्या है? उत्तरदायित्व बेसिकली आपको अपने अध्ययन के दायरे में एक व्यवहारिक होना चाहिए कि आप ऐसे प्रश्न ना पूछें विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे प्रश्न ना पूछे जो किसी की फीलिंग्स को, किसी के कल्चरल बिहेवियर को, किसी के बैकग्राउंड को हर्ट करते हैं, है ना? नेक्स्ट आता है खोजपूर्ण प्रश्न। खोजपूर्ण प्रश्न कैसे होते हैं? नए प्रश्न होते हैं, कम खोजे गए क्षेत्र के लिए होते हैं, जहाँ पे कभी खोजा नहीं गया, जहाँ पे कभी कोई रिसर्च नहीं की गई। ऐसे जैसे डिजिटल मूल्य निवासियों के बीच में राजनीतिक भागीदारी के नए रूप क्या है, या किस प्रकार से वो इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, है ना? वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो कि आपके रिसर्च के पूरे वर्ग को, यानी कि या आपके रिसर्च के पूरे ही फ्रेम को क्लियर कर रहे होते हैं। भारत में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बीजों में, समूहों में मतदान का क्या पैटर्न है? अब ये पैटर्न बहुत क्लियर बता रहा है कि आप जो भी रिसर्च कर रहे होंगे या जो भी आपका प्रश्न है, रिसर्च का जो क्वेश्चन है, ये बता रहा है कि भारत में सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक, बेसिक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो टाइप का है, ठीक है, वो चीज़ें कुछ वोट्स अपने पावर्स को बचाने के लिए कर रहे हैं, जो आर्थिक इकोनॉमिकली अपना देखा जा रहा है ना। सामाजिक क्षेत्र में कोई ऐसी सरकार है जो हमारे वेलफेयर का सोचे, हमारे कल्याण के लिए कार्य करे, है ना। इसलिए उनके क्या बीच में मतदान पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। नेक्स्ट आता है व्याख्यात्मक प्रश्न। वो प्रश्न होते हैं जो हमारे पूरे रिसर्च वर्क को व्याख्या कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स बनाए हैं, तो असाइनमेंट्स के टाइम पे आप अपने प्रोजेक्ट में सोर्सेस बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, जिसमें आप लिखते हैं कि हमने हमारे असाइनमेंट में ये जो भी टॉपिक्स लिए हैं, कंटेक्स्ट लिए हैं, इस बुक से पढ़ के लिखे हैं, या ये चीज़ें, तो जिससे आपकी जो भी है राइटिंग या रिसर्च वर्क है काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, लोगों के लिए ईजी हो जाता है कि हाँ चलो इसने पढ़ा होगा, इसने अगर लिखा है तो, है ना। और स्रोत क्षेत्र में, स्रोत के अंतर्गत, रिसर्च क्षेत्र के अंतर्गत बात की जाए तो स्रोत उद्धरण का प्रयोग केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि जो भी वास्तविक लेखक है उस एक तो साथ ही साथ उसको श्रेय देना, साथ में एकेडमिक शिष्टाचार, विद्वतापूर्ण संचार और एक ज्ञान के विकास की आधारशिला है, जो स्रोत को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। अगर हम बात करें स्रोत की, तो ये शैक्षणिक अखंडता को बनाए रखता है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि दूसरों की बुद्धिमत्ता, बौद्धिक योगदान को स्वीकार करते हैं, साहित्यिक चोरी को रोकते हैं, जो कि एक गंभीर शैक्षणिक अपराध है। इसमें स्रोतों का हवाला देकर क्या होता है कि हम ये साथ ही साथ जो लेखक है या जो भी रिसर्चर है उसको श्रेय तो दे ही रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हैं, साथ ही साथ मूल लेखक के काम को मान्यता भी मिलती है कि हाँ ये जो भी रिसर्च वर्क किया है, अगर रिसर्च किया है तो उसके भी कंटेक्स्ट में काफ़ी अच्छा कुछ लिखा होगा, है ना। तो वहाँ से पढ़ते हैं। इसके साथ ही पारदर्शिता और सत्यापन की स्थापना भी करता है। एक तो आपने जो भी चीज़ लिखी है अपने मन से नहीं लिखी है ना, वो कहीं से पढ़ा है आपने, उसे पढ़ने के बाद, रिसर्च के बाद आपने कुछ कंटेक्स्ट लिखा है, यानी कि वो सही होगा, ठीक है। और पारदर्शिता क्लियर होती है, मार्ग प्रदान करता है, जिससे पाठक को पता चलता है कि ये वंशावली पता चलती है कि आपने कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट से क्या क्या चीज़ें ली है, कहाँ से क्या पढ़ा है आपने। तो आप जब लिखते हो ना स्रोत, काफ़ी बुक्स में आपने देखा होगा पेज के बीच में ही आपको सोर्स दिख जाते हैं, एक पैराग्राफ खत्म हो उसके बाद में ही कुछ बुक का नाम, राइटर का नाम, या उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट या नंबर्स, जनरल है, रिसर्च पेपर है, तो कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, जो कि पारदर्शिता आपके स्रोत निष्कर्ष को विश्वास बढ़ाती है और लोगों को बताती है कि आपने जो डाटा यूज़ किया है दूसरे की पुष्टि करने, आपकी व्याख्या और सटीकता की जांच करने और आपके तर्कों को आकार देने में स्रोत और भी ज़्यादा गहराई से मदद करते हैं। ज्ञान में अनुसंधान या स्रोत जो है रिसर्च संचय ही नहीं करता है, खाली ज्ञान प्राप्त नहीं करता है या खोज ही नहीं करता, बल्कि पिछले कार्य का परीक्षण या किस प्रकार से वो कार्य किया गया, कितना सही था, उसका ही जांच भी करता है। और आप अपने शोध को मौजूदा ज्ञान के दायरे में रखते हुए जो है दर्शाते हैं कि उन्होंने ये कहा था, ये बात कहाँ तक सही है, कितनी गलत है, वो सारी चीज़ आप लिखते हो, दायरे में रखते हैं, उनका विस्तार करते हो, चुनौती देते हैं
और इससे सैद्धांतिक राजनीतिक जो सिद्धांत है, व्यवहार है और व्यवस्थित विकास करने में मदद मिलती है, ठीक है? जिससे पुष्टिकरण, पूर्वाग्रह से बचना, उचित उदाहरण प्रथा को प्रोत्साहित करता है कि ज़्यादा पुष्टिकरण होगी, ठीक है? लोग उसको खराब नहीं मानेंगे, है ना? जहाँ कोई केवल उन्हीं कार्यों का हवाला देता है जो परिकल्पना का समर्थन करती है, जो चीज़ें सही हैं, जिस चीज़ को समाज में मान्यता मिली है, एकेडमिक में मान्यता मिली है, ठीक है? व्यावसायिक और स्पष्टता, ये मान्यता प्राप्त जो भी उद्धरण होते हैं, सोर्सेज होते हैं, शैली का पालन, ठीक है? मान्यता प्राप्त मीन्स एमएलए हो गया, एपीआई स्टाइल्स, आपने फॉर्मेट पढ़े होंगे रिसोर्स और सोर्सेज लिखने के, ठीक है? उनका पालन सुनिश्चित करता है कि एकेडमिक लेखन के स्पष्ट और व्यावसायिकता के लिए निरंतर अत्यंत आवश्यक है, जिससे आप अपने कार्य में, जिससे भविष्य में दूसरों के लिए आपका स्रोत का हवाला देना भी आसान हो जाता है। अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हैं, ठीक है? स्रोत है, बेसिक सोर्स। जैसे प्राथमिक सोर्स वो आते हैं जैसे मूल दस्तावेज हो गए, ठीक है? डेटा हो गए, जैसे कि चुनाव में घोषणा पत्र हो गया, राजनीतिक नेताओं का कोई भी इंटरव्यू हो गया, या कोई भी उनके द्वारा लिखी गई कहानी, किताब, बुक, उस टाइम किसी ने लिखा हो, वो सारी चीजें, है ना? द्वितीय स्रोत में आ जाइए वो सारे कार्य जो प्राथमिक स्रोत जैसे कि पुस्तक, शैक्षणिक लेखक की व्याख्या कर का विश्लेषण कर रहे हैं, उन्होंने जो भी चीज़ किया उसका विश्लेषण जो भी करके आए, क्रिटिसिज्म करके, आलोचनात्मक लेखन या जो भी चीज़ें एनालाइज करने के बाद जो है वो आगे द्वितीय स्रोत में। तृतीय स्रोत में हमारा आता है, यानी सोर्स में आता है हमारा थर्ड सोर्स, विश्वकोश या पाठ्य पुस्तकों जैसे अवलोकन या सारांश, ठीक है? जो कि हमें ग्राउंड लेवल पर वो प्राथमिक स्रोत के लिए नहीं होती है, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें उद्धरण के प्रकार, तो उद्धरण यानी सोर्सेज के प्रकार तो विभिन्न प्रकार के, बिब्लियोग्राफी जैसे मैंने बताया अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन भारत में अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन यानी एक जैसी शेल, लेकिन भारत में अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन एपीए जैसे को भारत में व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक विज्ञान में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जब भी हम सोर्स लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, इसी फॉर्मेट में हम लिखते हैं, ठीक है? जिससे विभिन्न प्रकार के, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस प्रकार से एक बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है जब भी हम सोर्स लिखते हैं। फर्स्टली आता है आपका लास्ट नेम, ठीक है? उसके बाद उनका फर्स्ट नेम, देन उन्होंने कब वो बुक पब्लिश किए, रिसर्च पे पब्लिश किया वो, देन कॉमा, एंड देन आता है उस पेपर का नाम, ठीक है? उसका कौन सा वो एडिशन पब्लिशर वो भी लिखा जाता है, एंड देन आता है पब्लिशन हाउस का नेम। सो अब हम पढ़ते हैं स्रोत और उद्धरण में चुनौती, यानी कि सोर्सेज और साइटेशंस में क्या मेन, अगर हम वो यूज़ करते हैं अपने रिसर्च पेपर्स में, तो उसमें हमें क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स होती है। देखो बेसिकली जब भी हम शैक्षणिक अनुसंधान यानी कि एकेडमिक रिसर्च वर्क के बारे में बात करते हैं, विशेष करके पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, तो हमें जितने भी स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, साइटेशंस हैं, उन सब पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई सारी चुनौतियाँ, समस्याएं प्रस्तुत करती हैं, पैदा करती हैं। जैसे बात की जाए सूचनाओं की मात्रा, अब ऑब्वियस बात है जब आप एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो आप अपने मन से या एक ही सोर्स, एक बुक से अपने सारा का आपको मटेरियल नहीं मिलता है ना, आपको अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग बुक्स को रीड करना पड़ता है। आफ्टर दैट आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल रेडी होता है रिसर्च के लिए, है ना? तो उसी के लिए सूचना की मात्रा, उपलब्ध जानकारी की विशाल मात्रा के साथ विशेष रूप से डिजिटल प्रारूप के कई स्रोत प्रबंधन करना भारी हो सकता है या हो जाता है। बेसिकली हर सोर्स, हर एक वेबसाइट आप नहीं ला सकते कि हमने इस वेबसाइट से लिखा है, ये सोर्स हमने यहाँ से लिया, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? उन सबको एक सूची ग्रंथ में विस्तृत करना, उस विस्तार को, उस विवरण को ट्रैक करना थोड़ा सा टिपिकल टफ काइंड हो जाता है। इसके बाद सटीकता, जब भी हम स्रोतों या उद्धरण को अपने रिसर्च वर्क में, बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं, ठीक है? तो ये ज़रूरी है ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक उद्धरण सटीक हो, ठीक है? हर एक फॉर्मेट में हो, या तो ठीक है फॉर्मेट होना चाहिए, समय लेने वाला हो सकता है, लेखक का नाम, प्रकाशन तिथि, जैसे मैंने बताया आपको, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लिखते हैं, पृष्ठभूमि संख्या हो गया, कौन सा सिंटैक्स हमने कौन सी लाइन से लिया है, ठीक है? वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी गलतियाँ संदर्भ में गलतियाँ, त्रुटियाँ पैदा करती हैं। मूल स्रोत के अलावा सभी उद्धरण विवरणों की दोबारा जांच करें, और कुछ उद्धरण सॉफ्टवेयर डेटाबेस से सही जानकारी निकालने में मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक रूपता, अब विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, ठीक है? चाहे वो पुस्तक है, लेख है, वेबसाइट्स है, या कोई भी प्रारूप जैसे कि प्रिंटिंग मीडिया में हो गया, प्रिंट हो गया, ऑनलाइन मीडिया पे, ऑफलाइन आपके पास कोई बुक्स है उसके बीच में, तो उन सब में एक रूपता बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? कि आपने थोड़ा सा कहीं और से लिया है, ऑनलाइन मीडिया से, पुस्तक से लिया है, ये कुछ और कहीं से लिया है, तो वो सारी चीज़ों में एक रूपता बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खासकर यदि आप एक उद्धरण शैली के बीच में बदलाव कर रहे हैं। उद्धरण शैली यानी कि आपने कहीं एपीआई की जगह एमएलए फॉर्मेट यूज़ कर लिया, या कहीं कुछ और, कई प्रयोजनों पर काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है, जिससे आपके में जो है स्रोत और उद्धरण में चुनौतियाँ पैदा होती है, त्रुटियाँ पैदा होती है। एक उद्धरण शैली मार्गदर्शक या सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें जिससे त्रुटियाँ या चुनौती या जो भी है उसका पता लगाया जा सके इजीली, ठीक है? कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसके माध्यम से जो हम शैक्षणिक प्लेगरिज्म जिसे हम
प्लेगरिज्म उसको पकड़ते हैं, यानी शैक्षणिक या लेख चोरी को, साहित्यिक चोरी को पकड़ा जाता है। शैली परिवर्तन के साथ बनाए बेसिकली साइटेशन की शैली समय के साथ विकसित होती है और समय के साथ उसके अनुसार उसमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। अब पहले जैसे सोर्सेज लिखे जाते थे, साइटेशन लिखे जाते थे, ऐसे आज नहीं लिखे जाते हैं ना। काफ़ी हद तक उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। उसमें हमने उसके लिखने का स्टाइल, उसका प्रकाशन, पृष्ठ संख्या, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया है। अपने उद्धरण प्रबंधन सॉफ्टवेयर शैली मार्गदर्शकों को नियमित रूप से अपडेट करते रहे कि किस हिसाब से उस फॉर्मेट को लिखना चाहिए, या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वो कौन सी चाहिए, ठीक है। पेज लेआउट वगैरह सभी सारी चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट रहती हैं। और शैक्षिक सीमित या शैली मार्गदर्शक वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा साहित्यिक चिंताओं, चोरी चिंताएं, यदि आप उद्धरण का उचित प्रबंधन नहीं करते हैं तो अनजाने में भी कई बार साहित्यिक चोरी हो जाती है, जिससे शैक्षिक अखंडता संबंधित समस्या पैदा होती है। हम दूसरों को श्रेय नहीं दे रहे, उनका काम उठा के अपने पास ले रहे हैं और उसको अपने नाम से पब्लिश कर रहे हैं ना। जैसे बताया, लिखते समय हमेशा ये बात याद रखें कि आपने कौन सा सोर्स यूज़ किया, तो उसको हवाला दे, उसके बारे में बताएं, उसको मेंशन करें वहाँ आप श्रेय दे रहे हैं, ठीक है। भूल जाते हैं काफ़ी टाइम, हम नहीं दे पाते, या हमारा जो सोर्स हम रिसोर्स या साइटेशन तो देते हैं वो ढंग से नहीं दे पा रहे, तो जिससे लोग नहीं पहचान पाते। साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें। इस बारे में चिंतनशील अभ्यास करें कि आप दूसरों के कार्य का प्रयोग उद्धरण को कैसे कर रहे हैं, उसका कार्य किस प्रकार करें, आप उसका प्रयोग किस प्रकार किया, आपने कहाँ यूज़ किया, और उसको किस तरह आप अपने शैली स्रोतों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट आता है पहुँच और उपलब्धता। कुछ स्रोत आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। सत्यापन के लिए कि प्रूफ के लिए हमें जो है विशेष रूप से पुराने या फिर कम प्रचलित कार्य सीमित पहुंच वाले अभिलेखों के स्रोत से हैं, ठीक है। फिर जैसे कि कुछ बातें या स्रोत कैसे आप कहाँ तक पहुंचे उन चीज़ों को बताएं। यदि संभव हो तो किसी ऑनलाइन वेबसाइट अगर जिस पे आपने विजिट किया उसका यूआरएल दे, ठीक है, उसकी लिंक वगैरह दे, या कोई पुस्तकालय है ऑनलाइन है, ई लाइब्रेरी वगैरह सब है, तो उसके बारे में आप हमेशा अपने रेफरेंस में उसको मेंशन कीजिए, उसकी लिंक दीजिए, ठीक है। द्वितीय स्रोतों का उद्धरण, हमेशा सेकंड रेफरेंस हमने कहाँ से लिया है, साहित्य के माध्यम से प्रयोग करें, उसमें उचित उद्धरण देना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब प्राथमिक स्रोत उपलब्ध ना हो। हमेशा मूल स्रोत का वापस जाने का प्रयास करें कि कहाँ से ये चीज़ आई, तो अगर मूल स्रोत नहीं है तो आप जहाँ से भी है उसका दूसरा स्रोत लिख सकते हैं। डिजिटल स्रोत का प्रबंधन, ऑनलाइन स्रोत जो होते हैं जैसे ब्लॉग हो गए, सोशल मीडिया हो गई, पोस्ट हो गए, ठीक है, ई पोस्ट, ई पुस्तकालय हो गए, ठीक है, हमेशा उनका हवाला दीजिए। यदि गतिशील प्रगति, ठीक है, जैसे यूआरएल हो गया, परिवर्तन सामग्री अपडेट के कारण जटिल हो सकते हैं। फोटो संदर्भ के लिए ऑनलाइन स्रोतों की पीडीएफ या प्रिंट प्रतिपुष्टि को सहज कीजिए। स्थायी लिंक जैसे होते हैं उन सबको डालें। हमेशा अपने बुक्स वगैरह में देखोगा एक साइड आपके बुक्स के होते हैं रेफरेंस साइटेशंस, ठीक है, दूसरी साइड में आपको देखोगे तो कुछ सोर्सेज जो होंगे आपके जहाँ से इमेजेस लिए गए हैं उस इमेजेस को हमेशा दिया जाता है। साइट्स, इस साइट से हमने इमेजेस को यूज़ किया है ना, तो वो चीज़ें भी दी जाती हैं। समय प्रबंधन, स्रोत का सटीक उल्लेख करने की प्रक्रिया में समय लगाया जा सकता है कि ये कितने सही है कितने नहीं है, ये सारी चीज़ें। महत्वपूर्ण समय जो स्रोत प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। उद्धरण पद्धतियों को शुरू से ही अपने स्रोत कार्य प्रभाव में शामिल करें, ठीक है। फॉर्मेटिंग पर समय बचाने के लिए उद्धरण प्रबंधन का उपकरण करें। सहायकात्मक कार्य, जब भी हम टीम में वर्क करते हैं, टीम में भी रिसर्च होता है, तो उसमें ये एकरूपता बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई बंदा एपीआई करता है, कोई एमएलए फॉर्मेट करता है, कोई अलग तरीके से सोर्सेज को लिखना पसंद करता है, तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग स्टाइल होता है, जिससे एकरूपता नहीं बनी रहती है, ठीक है। और जब एकरूपता नहीं बनी रहती है, सिमिलैरिटी नहीं होती है, तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है ना, जिससे समस्या उत्पन्न होती है। प्रयोजन की शुरुआत में ही स्पष्ट उद्धरण दिशा निर्देश स्थापित करें। उद्धरण के प्रबंधन के लिए एक साझा उद्धरण लाइब्रेरी का प्रयोग करें। किसी एक उपकरण पर सब सहमति बनाकर उसी फॉर्मेट में उद्धरण यानी कि आपका साइटेशन या उसको सोर्सेज को हमेशा लिखें, ठीक है। हम यही कहेंगे कि साहित्य समीक्षा बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रतियोगिता स्थापित करने, सिद्धांत विकसित करने, कार्यप्रणाली की जानकारी देने के लिए आवश्यक है, ठीक है, कि कोई किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कौन सा सैद्धांतिक पद्धति अपना रहा है, संदर्भ स्थापित किस प्रकार से सकता है, शैक्षणिक वार्तालाप में शामिल होना, अंतराल की पहचान करना, सैद्धांतिक रूपरेखा किस तरह तैयार होती है, या कैसे हम एक रिसर्च पेपर को तैयार करते हैं, प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है, रिसर्च प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, जब एक रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और हमें ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने इस यूनिट्स में कवर की, जो कि आपके रिसर्च पेपर में लिखने के टाइम पर जब आप रिसर्च पेपर करेंगे, जो कि आपकी 4th यूनिट है, जिसमें एज अ प्रैक्टिकल भी आपको दिया जा सकता है, उसमें आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी और समझाई जाएंगी, तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।